आप सभी को जय हिंद। मेरी इस चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 2 मिनट तक वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अन्यथा पसंद नहीं आता तो वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको बता दें कि ये इस चैनल से जीके जीएस का सवाल दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। वो खासकर आपके लिए बीपीएससी हो सकता है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम या फिर वे डिफेंस एग्जाम या फिर वे तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए, आपकी समय की बर्बादी हम नहीं करेंगे, सीधी बात नो बकवास पे हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। आपको लगातार पता ही होगा। और थोड़ा सा जब तक का वीडियो का लेंथ है तब तक आपको यहाँ पे टिकाए रहने के लिए एक मोटिवेशनल कोट से हम शुरुआत करते हैं। मोटिवेशनल कोट क्या कहता है? ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा एक मोटिवेशनल कोट हुआ है कि एक समय में एक काम करो। क्या कि एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ क्या करो, भूल जाओ। अगर सर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस कीजिए, अन्यथा ज्यादा दिमाग इधर उधर नहीं भड़काइए कि आज हमको दोस्त 10 बजे बुलाया है, पार्क में उससे जाके मिलना है, 11 बजे उसको कॉल करना है, 2 बजे वहां जाना। इस तरह के अगर आप चक्कर में रहिएगा तो कंपटीशन के आपको फील्ड में जो अभी 3 साल 2 साल हो रहा है, कहीं ना आपको 7 साल 5 साल बन जाएगा, आपको पते न चलेगा और समझ में आए कि आपके पास कुछ नहीं हाथ में है, न ज्वाइनिंग लेटर है, न 1 रुपया हाथ में है, ठीक है। तो एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करो कि उस समय जो काम कर रहे हो उसमें पूरी आत्मा डाल दो, पूरा जी जान लगा दो कि वो काम आपके ही लिए बन जाए, ठीक है। तो चलिए, ज्यादा हम मोटिवेशनल कोट देते नहीं है क्योंकि ऐसा ये ग्लूकोज की तरह है, तुरंत एनर्जी देने वाला और तुरंत एनर्जी को निकाल देने वाला, ठीक है। तो चलिए, आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए हम सबसे पहला सवाल से आपको शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या कहता है कि आइनू कहाँ की जनजाति है? इसका आंसर आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट देने का प्रयास कीजिए, तभी आपको रिवीजन भी हो जाएगा और ना मालूम है तो सीखने को भी आपको मिल जाएगा कि आइनू कहाँ की जनजाति है। तो आपको बता दें कि जो आइनू जनजाति है ये जापान की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है? जापान की जनजाति है। अब देखिए, आइनू जनजाति तो जापान की है, लेकिन आपसे दूसरा जनजाति पूछ देगा, नुबा जनजाति। और ये जितने भी हैं सभी एसएससी में खासकर पूछा हुआ है, ठीक है। खासकर एमटीएस में तो और ये सब पूछता है। तो जो नुबा जनजाति है ये स्वीडन का है। कहाँ का है? नुबा जनजाति स्वीडन का है, ठीक है। नुबा जनजाति स्वीडन का। एक पूछता है पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति, पिग्मी जनजाति कहाँ की है? तो पिग्मी जनजाति दक्षिण अफ्रीका का है या फिर कांगो बेसिन की रहने वाली है। और पिग्मी जनजाति के घर को क्या कहते हैं? तो पिग्मी जनजाति के घर को मोंगुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोंगुलस कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, सीजीएल का ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न था कि पिग्मी जनजाति के घर को क्या कहते हैं। तो पिग्मी जनजाति के घर को मोंगुलस कहा जाता है। और पिग्मी जनजाति जो है ये दक्षिण अफ्रीका की जनजाति मानी जाती है। और जो नुबा जनजाति है स्वीडन में निवास करती है और आइनू जनजाति जापान में निवास करने वाली जनजाति है। अगर आप यहां तक जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिए, अन्यथा नहीं जानते हैं, मतलब कि जानते हैं तो रिवीजन कर लीजिए, नहीं जानते तो इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी हम इसको इरेज करते हैं और जापान इसका मेन मुख्य हो गया। तो जापान से जो भी रिलेटेड सवाल बनता है उन सभी सवालों का यहाँ पे हम आपको देने का प्रयास करेंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिए, अब जापान की इसमें बात आई है तो जापान के आप 2 शहर को याद रखिएगा। जापान के कितने शहर? 2 शहर। पहला आप याद रख लीजिए हिरोशिमा, हिरोशिमा, और दूसरा याद कर लीजिए नागासाकी, नागासाकी, ठीक है, नागासाकी। हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त। कब? 1945। कब? 1945। अमेरिका के द्वारा इस पे क्या गिराया गया? परमाणु बम गिराया गया। इस बात को याद रखिएगा कि जापान की 2 प्रमुख शहर हिरोशिमा, नागासाकी। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया। अब ये दोनों डेट को आप याद कर सकते हैं कैसे कि दोनों अगस्त में है और दोनों का डेट है 1945। 6 और 9 में कंफ्यूजन होगा तो आप याद ऐसे रख सकते हैं
कि जो नागा में है ना 9 आ रहा है, नागा 9, नागा में कितना आ रहा है 9, तो नागा 9, नागा में 9 आ रहा है, तो ये नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया। इस बात को आप याद रख लीजिए। अब जापान की मुद्रा पूछ देगा, तो जापान का मुद्रा का क्या नाम है, तो जापान का मुद्रा का नाम है येन। जापान का मुद्रा का क्या नाम है, येन। लेकिन युवान कहाँ का है, एक पूछता है युवान, तो जो युवान मुद्रा है ये चीन का है। कहाँ का है, चीन का है। जापान का मुद्रा का नाम है येन और चाइना का मुद्रा का नाम है युवान, ठीक है। और जापान का राजधानी कहाँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इजी प्रश्न आपसे हम पूछ दिए। उसके बाद आप एक सवाल का कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताइएगा कि रिहम कहाँ की मुद्रा है। रिहम, रिहम, रिहम मुद्रा कहाँ की है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट देने का प्रयास कीजिएगा कि रिहम मुद्रा कहाँ की है, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़े। सेकंड नंबर हमारा सवाल क्या पूछता है कि सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे, यानी सबसे ज्यादा उम्र में भारत के राष्ट्रपति बनने का श्रेय किसे माना जाता है। तब भारत में सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने का काम कौन किए थे, तो आर वेंकट रमन। कौन किए थे, आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन जो थे वो सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति बने थे, यानी ज्यादा उम्र में बनने वाले भारत के ये राष्ट्रपति थे कौन, आर वेंकट रमन। लेकिन आपसे पूछ देगा कि प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, तब प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो के आर नारायण थे। के आर नारायणन, के आर नारायणन, के आर नारायणन थे प्रथम दलित राष्ट्रपति। लेकिन जब आपसे सबसे ज्यादा उम्र वाला पूछ दिया, लेकिन सबसे कम उम्र वाला तो पूछ सकता है। तो सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, तो सबसे युवा राष्ट्रपति थे नीलम, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी हुआ करते थे सबसे युवा राष्ट्रपति। तो सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे, तो आर वेंकट रमन। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो के आर नारायणन। सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने, तो नीलम संजीव रेड्डी, जो कि सीरियल वाइज से ये 6ठा नंबर के भारत के राष्ट्रपति बने थे। और आपको बता दें नीलम संजीव रेड्डी के बारे में कि ये निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे। निर्विरोध, इनके पक्ष में कोई नहीं खड़ा हुआ था। और यह अपने पद से इस्तीफा देने वाले लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, यानी लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर होते हुए भी ये क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए उस पद से। तो यह अपने पद से इस्तीफा देने वाले लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। इस बात को आप इतना, यहां से इतना ही सवाल बनता आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस बात को यहां से याद कर लीजिएगा। एक प्रश्न का कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जवाब कि राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है, कि राष्ट्रपति जो है वो क्षमादान कर सकता है, वो किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया, उस अनुच्छेद का जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर सवालों की ओर हम लोग थोड़ा पुशअप होते हैं। तीसरा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि मंदिर बनाने की बेसर शैली, मंदिर बनाने की बेसर शैली किस संबंध में है। तो आपको बता दें कि देखिए मंदिर मुख्य रूप से 3 शैली में होती है, बेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली, ठीक है। अब आपको तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि यहां से सवाल बनता है। अगर हम लोग कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के चालुक्य मंदिर, चालुक्य मंदिर, कर्नाटक के चालुक्य मंदिर और वृंदावन का वैष्णव मंदिर, वैष्णव मंदिर, ये कहाँ का है, ये वृंदावन का है। वृंदावन में राधे राधे, ठीक है। तो मंदिर बनाने की 3 शैली होती है, वेशर शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली। जो कर्नाटक की चालुक्य मंदिर है और वृंदावन की जो वैष्णव मंदिर है, ये वेशर शैली में ही निर्माण इसका किया गया है। तब पहला सवाल यहां से ये याद रखिएगा, कर्नाटक का चालुक्य मंदिर और वृंदावन का वैष्णव मंदिर ये किस शैली में है, तो ये वेशर शैली में, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए बेसर शैली की बात हो गई है, तो अब द्रविड़ शैली से पूछ देगा। तो तमिलनाडु में जो भी मंदिर आते हैं वो सभी मंदिर, अधिकांश मंदिर किस शैली में है,
तो वो सभी द्रविड़ शैली में है। अब तमिलनाडु की अगर बात करें तो महाबलीपुरम की बात कर दे, चाहे नटराज मंदिर की, चाहे मीनाक्षी मंदिर की, चाहे बृहदेश्वरी मंदिर की, ये सभी मंदिरें तमिलनाडु के किस शैली में है निर्माण हुए हैं? ये सभी निर्मित है द्रविड़ शैली में। तो इस बात को आप यहां से याद कर लीजिए कि बेसर शैली में कर्नाटक का चालुक्य मंदिर और वृंदावन का वैष्णव मंदिर है, और तमिलनाडु का अधिकांश मंदिर द्रविड़ शैली में शामिल है। इसको आप नोट कीजिए, इसको इरेज कर देते हैं। अब नागर शैली के देख लीजिए। नागर शैली में आता है मध्य प्रदेश की खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर हो गया, और महाबोधि मंदिर हो गया, महाबोधि मंदिर हो गया जो कि बोधगया के अंदर है, और अयोध्या के अंदर राम मंदिर हो गया। ये तीनों मंदिरें किस शैली में है? खासकर नागर शैली में। ठीक है, तर अयोध्या का राम मंदिर जो अभी नवनिर्मित अभी हाल ही में हुआ, ये किस शैली में है? तो हमारे भगवान जो राम मंदिर है ये नागर शैली में है। महाबोधि गौतम बुद्ध की जो बोधगया के अंदर है ये भी नागर शैली में है। मध्य प्रदेश के अंदर जो खजुराहो का मंदिर है ये भी किस शैली में है? नागर शैली में है। तो यहां से मंदिर से और उस शैली किससे संबंध रखते हैं, यहां से ये सवाल आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्वपूर्ण है। खासकर एसएससी एमटीएस यहां से सवाल पूछता है, इस बात को नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है देख लीजिए। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है कि तारंग मेल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तारंग मेल लोक नृत्य की बात करें तो ये गोवा से संबंध रखते हैं। गोवा का ये प्रमुख एक लोक नृत्य है तारंग मेल, लेकिन गोवा का अन्य भी प्रमुख लोक नृत्य हैं। जैसे अगर गोवा की बात करें तो फुगड़ी है, फुगड़ी फुगड़ी है, सिगमो है, फुगड़ी सिगमो, गोम्फ हो गया, गोम्फ हो गया। तो गोवा की ये प्रमुख ये अच्छी हैं। तारंग मेल गोवा का ही है, फुगड़ी गोवा का ही है, सिगमो गोवा का ही है, और गोम्फ भी गोवा का है। भारत का सबसे छोटा राज्य माना जाता है किसे? गोवा को। सबसे छोटा राज्य है अपना गोवा, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अन्य क्या क्या पूछ सकते हैं तो इसको आप नोट कीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए, अन्य यहां से कुछ पूछ सकता है, जैसे में उड़ीसा का प्रमुख नृत्य के बारे में आप जिक्र कीजिए, तो ओडिशा उड़ीसा का आपका आ जाएगा, उड़ीसा का आपको आ जाएगा डंडा जात्रा, डंडा जात्रा, डंडा जात्रा हो गया। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का दादरा हो गया, दादरा हो गया। अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का कौन हो जाएगा? जवारा हो जाएगा, जवारा, जवारा हो जाएगा। और गौर मछिया, गौर मारिया, गौर मारिया पूछेगा तो गौर मारिया आपका हो जाएगा गौर मारिया, तो गौर मारिया हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। और बिरहा, विरहा तो आप लोग खास कर जानते हैं कि बिरहा गवाता है बिहार में और कुम्फी गवाता है तमिलनाडु केरल में, यानी तमिलनाडु केरल में। बिरहा बिहार में, कुम्फी केरल और तमिलनाडु में। उड़ीसा में डंडा जात्रा, उत्तर प्रदेश में दादरा, मध्य प्रदेश में जवारा, और गौर मारिया छत्तीसगढ़ में, और तारंग मेल गोवा में, फुगड़ी सिगमो गोम्फ भी गोवा में। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए पांचवा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर अगर हम लोग सवाल की बात करें तो पांचवा नंबर हमारा सवाल बनता है कि किस प्रसिद्ध शासक ने भोपाल की स्थापना की? इंपॉर्टेंट सवाल जो एसएससी एमटीएस पिछले साल पूछा था कि भोपाल राज्य का जनक किसे माना जाता है? तो भोपाल राज्य का जनक मिहिर भोज को माना जाता है, मिहिर भोज को माना जाता है। भोपाल राज्य का जनक किसे माना जाता है? मिहिर भोज को माना जाता है। और मिहिर भोज जो थे ये प्रतिहार वंश से थे, प्रतिहार वंश थे, प्रतिहार वंश से संबंध रखते हैं कौन? मिहिर भोज, जो कि भोपाल की स्थापना की है। अगर हम यहां से और बात करें तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य पूछेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य में आता है काटी, काटी, गनगौर, गनगौर, फाफरिया, फाफरिया। उसके बाद आपसे पूछ देगा मदालिया, मदालिया, मदालिया। डंडा नृत्य आपसे पूछ देगा, डंडा नृत्य। तो इतना आप याद रखिए
कि किस प्रसिद्ध शासक ने भोपाल की स्थापना की? तब मिहिर भोज। मिहिर भोज किस वंश से थे? तब प्रतिहार वंश थे से। मध्य प्रदेश की लोक नृत्य की बात करें तो काटी हो जाएगा, गणगौर हो जाएगा, फारिया हो जाएगा, मदालिया हो जाएगा, डंडा नृत्य हो जाएगा, मालवा नृत्य हो जाएगा। ये सभी कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। अगर हम लोग प्रमुख उत्सव की बात करें तो खजुराहो हो जाएगा, मालवा उत्सव होगा, लोकांग समारोह होगा। ये सभी कहाँ की? ये सभी मध्य प्रदेश का प्रमुख उत्सव माना जाता। और ये जो यहाँ पे नोट करवाएं, यहाँ पे जो नोट करवाएं, ये लोक नृत्य था वहां की। ठीक है, चलिए आगे प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। छठा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि शेख अल आलम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन हम आपको बता दें कि शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? सॉरी, जम्मू कश्मीर की। ये जो एयरपोर्ट है जम्मू कश्मीर की, ठीक है, आंध्र प्रदेश की नहीं, जम्मू एंड कश्मीर की। शेख अल आलम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में है। और जम्मू एंड कश्मीर का लोक नृत्य क्या है? तो यहाँ का लोक नृत्य है राउफ। क्या है? राउफ है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा कि शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जम्मू एंड कश्मीर में है, और जम्मू एंड कश्मीर का लोक नृत्य की बात करें तो राउफ है। ठीक है, अगर हम लोग और बात करें कि और कौन कौन से हवाई अड्डे आपसे प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है एसएससी, तो पहला पूछा था राजीव गांधी। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हैदराबाद है। हैदराबाद में है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद पूछा था एसएससी एमटीएस कैंपेगौड़ा। कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? तो ये है बेंगलोर में है। कहाँ पे है? बेंगलोर में है। उसके बाद आपसे पूछा था मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है कि शेख अल आलम जम्मू एंड कश्मीर का है, और जम्मू एंड कश्मीर का लोक नृत्य है रऊफ। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है, कैंप गोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में है, और मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है, और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। मुंबई में कौन से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित है? उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। ठीक है, चलिए 7वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़े। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताते रहिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए 7वां नंबर सवाल क्या बोलता है कि पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो आपको बता दें कि जो पंडित राम नारायण है, पंडित राम नारायण जो है ये सारंगी से संबंध रखते हैं अपना, सारंगी। ठीक है, पंडित राम नारायण सारंगी से संबंध रखते हैं। आपसे पूछ सकता है बांसुरी से कौन संबंध रखते हैं? बांसुरी के प्रमुख व्यक्ति, तो बांसुरी से हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया। अब बांसुरी कौन बजाता है? तो हरे कृष्णा, हरि कृष्णा जी का ही नाम है हरि, तो बांसुरी बजाता है हरि, तो बांसुरी हरि प्रसाद चौरसिया। अब सारंगी कौन बजाता है? तो सारंगी नारायण बजाते हैं और राम का जप करते हैं, तो पंडित राम नारायण सारंगी से हो जाएंगे। ठीक है, संतूर कौन बजाते हैं भैया? संतूर के प्रमुख व्यक्ति कौन है? तो संतूर को हो जाएंगे पंडित शिव कुमार, पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, अब संतूर से खुश करते हैं शिव जी को शिव कुमार शर्मा। संतूर बजाकर शिव भगवान को खुश करते हैं कौन? शर्मा जी, तो संतूर के हो जाएंगे शिव कुमार शर्मा। इस तरह से आप याद कर लीजिए, यहां से नोट कीजिए, और भी हम यहां से बता देते हैं रिलेटेड सवाल। उसके बाद आपसे पूछ देगा तबला से, तो तबला से हो जाएंगे, सबको मालूम है, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। सरोद से आपसे पूछ देगा, सरोद से अमजद अमजद अली खान। अमजद अली खान आपसे पूछ देगा। मृदंग आप याद रखिएगा, मृदंग ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप भूल जाए लेकिन ये याद रखिएगा। मृदंग कौन बजाते हैं? तो रामनाथ जी। रामनाथ जी राघवन, रामनाथ जी राघवन जो है मृदंग बजाते हैं। सरोद अमजद अली खान। तबला जाकिर हुसैन। उसके बाद संतूर, संतूर बजा के
शिव को खुश करते हैं कौन? शर्मा जी। तो संतूर को हो जाएंगे पंडित शिव कुमार शर्मा। बांसुरी कौन बजाते हैं? तो हरि जी। तो बांसुरी के हरि प्रसाद चौरसिया। अब सारंगी कौन बजाते हैं? तो सारंगी बजाते हैं नारायण जी और राम को सुनाते हैं। तो पंडित राम नारायण सारंगी से संबंध रखते हैं सर, इस बात को यहां से नोट कर लीजिए। चलिए 8वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़े। 8वां नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था, इस तरह से आपसे सवाल नहीं पूछेगा। भारत को यहाँ पे हटा दीजिए, यहाँ पे कर लीजिए जहांगीर। जहांगीर, जहांगीर आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जहांगीर के दरबार में सबसे पहले आने वाला अंग्रेज का नाम है, जिसका आता है कुकर हॉकिंस। कौन? हॉकिंस था, जो 1608 ईस्वी में आया था। आपको बता दे कि अकबर का बेटा का नाम है क्या? जहांगीर। अकबर का बेटा का क्या नाम है? जहांगीर। अब अकबर जो है 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया। अकबर जो है 1556 से लेकर 1605 तक शासन करता और 1605 में अकबर का मृत्यु हो जाता है। फिर अकबर का ज्येष्ठ पुत्र जो था जहांगीर, फिर जहांगीर जो है 1605 में पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है और ये 1627 तक बना रहता है। और जहांगीर से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि जहांगीर में जो आने वाला प्रथम अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस, विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस। हॉकिंस इस तरह अंग्रेजी बोला कि जहांगीर उसका अंग्रेजी सुनकर प्रसन्न हुआ और जहांगीर जो है विलियम हॉकिंस को एक उपाधि दे दिया अंग्रेज खान से। क्या? अंग्रेज खान से। बोला कि तू बड़ी अंग्रेजी बोलता है जी, इसलिए तुम्हारा नाम हम धर दिए अंग्रेज खान। तो आपसे पूछेगा कि बताइए अंग्रेज खान किसका नाम है? तो अंग्रेज खान नाम है विलियम हॉकिंस का। या फिर आपसे पूछ देगा कि विलियम हॉकिंस को अंग्रेज खान का उपाधि कौन शासक दिया? तो मुगल शासक जहांगीर दिया था। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। फिर आपसे जहांगीर से और एक सवाल पूछ देगा कि सिखों के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव जो थे, इनको फांसी देने का काम कौन किया था? जहांगीर। तो आपसे पूछेगा कि बताइए जहांगीर ने सिखों के कितनवें गुरु और उनका नाम क्या था जिन्हें फांसी दिया? तो जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी देने का काम किया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 9वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़े। 9वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा। और गंगा नदी का लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। लेकिन आपको बांग्लादेश के ही अंदर एक और नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र। तो आपसे पूछेगा कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना। तो पूछेगा कि बांग्लादेश में जमुना किस नदी का नाम है? तो ब्रह्मपुत्र का। और बांग्लादेश में पद्मा किस नदी का नाम है? तो गंगा नदी का। और ब्रह्मपुत्र या फिर जमुना की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगर हम लोग गंगा की बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम जो है मेघना कहलाता है बांग्लादेश के अंदर। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो संगम है वो मेघना कहलाता है। ठीक है, और भागीरथी और अलकनंदा का संगम ही गंगा का निर्माण करती है। क्या? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग उत्तराखंड के अंदर, ये दोनों का संगम ही गंगा नदी आगे की ओर कहलाती है। गंगा की सहायक नदी की बात करें तो गंगा की सहायक नदी रामगंगा, ताप्ती, गंडक, कोसी, यमुना, चंबल, सोन है। लेकिन आपकी बात कर दे कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवालों को हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है और उसका नाम क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अन्यथा फिर हम तो बताएंगे ही बताएंगे। ठीक है, चलिए इस सीरीज को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एक स्माइल के साथ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लास्ट में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने शरीर को ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।